हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल स्टडी विद Y97। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे साझेदारी लेखे। पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। साझेदारी लेखों के अंतर्गत साझेदारी के फर्म खाते आते हैं। नए साझेदार के प्रवेश हैं, साझेदारी की मृत्यु है, निवृत्ति है, फर्म का समापन है, इससे संबंधित लेखे होते हैं। ठीक है, इन सभी लेखों को तैयार करने के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों का अध्ययन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में जानना पड़ेगा। इससे पहले हम जानते हैं साझेदारी का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, साझेदारी किसी एक पर्सन के बीच नहीं हो सकती, इसलिए उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में व्यापार करने का समझौता करते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। उनके द्वारा जो व्यापारिक संस्था स्थापित की जाती है, जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसे हम साझेदारी फर्म कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने तथा उससे होने वाले लाभ या हानि को निश्चित अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं, उसे साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप केवल प्रॉफिट ही आपस में शेयर करोगे, बांटोगे, बल्कि बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको आपस में बांटने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम जानते हैं साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, साझेदारी करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। इसकी स्थापना जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही की जा सकती है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 41 के अनुसार यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, यानी कोई साझेदार मृत्यु हो जाए उसकी, या वो लॉन्ग लीव पर चला जाए, या फिर दिवालिया हो जाए। दिवालिया होता है जिसके पास बिजनेस में लगाने के लिए कुछ ना बचा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी संस्था में साझेदारों की संख्या केवल एक रह जाती है। साझेदारी का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं लाभ का विभाजन। देखिए, लाभ का विभाजन या तो साझेदारों के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार होगा, या फिर एक निश्चित अनुपात में साझेदारों के बीच लाभ को विभाजित कर दिया जाएगा। साझेदारों के बीच अनुबंध क्या होता है? साझेदारों का आपसी संबंध एक संविदा द्वारा होता है, मतलब एक पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है जिसके अकॉर्डिंग साझेदारी समझौते जो भी वो आपस में डिसाइड करते हैं वो उस डीड पर लिखा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 के अनुसार साझेदारी संविदा द्वारा स्थापित होती है। यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि लिखित ज़्यादा वैलिड होता है, मौखिक थोड़ा कम वैलिड होता है। व्यवसाय का संचालन जो है वो साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों अथवा उनमें किसी एक से अधिक व्यक्ति साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि साझेदारी व्यवसाय का जो संचालन है या तो सभी साझेदार करेंगे या फिर एक से अधिक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। इनके जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के दायित्व असीमित रहेंगे। साझेदारी संस्था के ऋणों का भुगतान करने के लिए साझेदारी संस्था का प्रत्येक साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए, आप पार्टनर हैं, अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तो जब तक आपकी व्यक्तिगत यानी जो निजी संपत्ति है उसकी सीमा तक आप भुगतान करेंगे बिजनेस के लिए, और जब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता है तो ऐसी स्थिति में उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अंश के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। साझेदारी व्यवसाय में किसी भी साझेदार द्वारा
अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अंश का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति से किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम साझेदारी संलेख क्या है, यानी पार्टनरशिप डीड क्या है। साझेदारी की स्थापना एक अनुबंध द्वारा की जाती है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। साझेदारी अनुबंध दोनों रूपों से हो सकते हैं, परंतु अनुबंध होना आवश्यक है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड होना आवश्यक है, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना करते समय साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों को एक पत्र में लिख दिया जाता है। यही लिखित पत्र जो होता है वो साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले कुछ नियम। देखिए, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। फर्म के किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बदले कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाएगा। 1932 एक्ट कहता है कि फर्म में कोई साझेदार है, उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले उसको वेतन या उसके जो भी उसने परिश्रम किया है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, उनकी जांच करने तथा उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है। फर्म के लाभ हानि को साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा। जो भी आपने डीड में तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग उसको विभाजित कर दिया जाएगा। साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये जो लाभ हानि है ये आपने डीड में मेंशन की है, तब तो आपकी डीड के अकॉर्डिंग बांटी जाएगी। अगर आपने मेंशन नहीं की है तो 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग सारे साझेदारों में बराबर बांटी जाएगी। साझेदारों की जो पूंजी है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। साझेदारों के आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण दिया जाता है तो उसका वह 6% वार्षिक दर से ब्याज देगा, मतलब 6% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। किसी भी नए साझेदार का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से होता है। किसी भी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर सभी साझेदारों की सहमति होनी जरूरी होती है। यदि किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही की जाती है जिसके कारण फर्म को हानि वहन करनी पड़े, यानी फर्म को कोई हानि हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो होती है उसी साझेदार को करनी होती है। यदि किसी साझेदार ने फर्म की व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापारिक संबंध अथवा फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए यूज की है तो उसका ब्यौरा उसे फर्म को देना होगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टनर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1932 एक्ट जो है वो ये बात कहता है कि कोई भी पार्टनर स्वयं के खर्चे के लिए फर्म से कोई पूंजी या कोई भी व्यक्तिगत रूप से संपत्ति नहीं ले सकता। अगर लेगा तो उसे फर्म को पूरा विवरण देना पड़ेगा। यदि साझेदारी फर्म का निर्माण एक निश्चित अवधि अथवा विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है तो उस उद्देश्य अथवा अवधि के समाप्त होने पर फर्म का कार्य करने का निश्चय करती है तो साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए, पहले तो यानी कोई उद्देश्य से फर्म हम स्थापित करते हैं और वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है तो या तो फर्म का समापन कर दिया जाता है। अगर फर्म का समापन नहीं करते हैं तो साझेदारों के जो अधिकार होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।